आज हमारे पास राजस्थान के भूगोल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और इन्हें पढ़कर मेरे मन में तो एक ही सवाल आया कि एक ही राज्य के भीतर इतनी भौगोलिक विचित्रताएं और मतलब एक्सट्रीम्स कैसे हो सकते हैं। कहीं देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो कहीं पर हरी भरी अरावली। सही बात है। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए राजस्थान के नक्शे के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे भारत का सबसे अनोखा राज्य बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राज्य का भूगोल नहीं है, ये एक तरह से कहानी है कि कैसे जमीन, सूरज और सीमाएं मिलकर एक पूरे प्रदेश की पहचान गढ़ती हैं। हाँ। और इन नोट्स में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आमतौर पर नक्शों में नजर नहीं आती। तो चलिए फिर इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली और मुझे तो बहुत हैरान करने वाली बात लगी वो है दुनिया, एशिया और भारत के नक्शे पर राजस्थान की अलग-अलग स्थिति। हाँ, मतलब एक ही जगह की 3 अलग-अलग पहचान। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, अगर हम अक्षांश देशांतर मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। ये तो हुई एक तकनीकी बात। लेकिन नोट्स में पारंपरिक भारतीय दिशाओं का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें कोण कहते हैं। इसके मुताबिक अगर आप पूरी दुनिया को एक नक्शे पर देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्व में पड़ता है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। जी, ईशान कोण। अच्छा, वास्तुशास्त्र में तो इसे बहुत पवित्र माना जाता है। एकदम। अब अगर आप सिर्फ एशिया के नक्शे पर फोकस करें तो यही राजस्थान दक्षिण पश्चिम में आ जाता है, यानी नैऋत्य कोण। ओह। और फिर अगर हम भारत के अंदर देखें तो ये उत्तर पश्चिम में है, वायव्य कोण। तो एक ही राज्य 3 अलग-अलग संदर्भों में 3 अलग-अलग दिशात्मक पहचान रखता है। ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफिक तथ्य नहीं हुआ, ये तो दिखाता है कि कैसे पुराने समय में भी लोग भारत के इस हिस्से को एक वैश्विक पटल पर देखते थे। बिल्कुल। और आपने कहा कि भारत में इसकी उत्तर पश्चिमी स्थिति बहुत मायने रखती है। बहुत ज्यादा। भारत के उत्तर पश्चिम में होने का मतलब है कि ये हमेशा से बाहरी दुनिया के लिए एक दरवाजे की तरह रहा है, चाहे वो मध्य एशिया से आने वाले व्यापारिक कारवां हों या बाहरी आक्रमणकारी। उनका पहला सामना इसी भूभाग से होता था और इसी भूगोल ने, कह सकते हैं, यहाँ के लोगों को जुझारू बनाया और किलों की संस्कृति को जन्म दिया। और नोट्स के मुताबिक ये फैलाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अक्षांश के हिसाब से लगभग 60 डिग्री और देशांतर के हिसाब से करीब 9 डिग्री तक फैला है। मुझे सटीक नंबरों में मत उलझाइए, पर इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये है कि राज्य के सबसे उत्तरी गांव श्री गंगानगर के कोणा से लेकर सबसे दक्षिणी गांव बांसवाड़ा के बोरकुंडा तक मौसम और दिन रात में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा। हाँ, उत्तर में जहां कड़ाके की सर्दी और गर्मी पड़ती है, वहीं दक्षिण का हिस्सा ज्यादातर गर्म और नम रहता है। और पूर्व से पश्चिम यानी धौलपुर के सिलाना से लेकर जैसलमेर के कटरा गांव तक का फैलाव तो और भी कमाल का है। हाँ। नोट्स में एक बहुत ही मजेदार बात लिखी है कि इन दोनों जगहों के स्थानीय समय में लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। जी, लगभग आधा घंटा। आधा घंटा। इसका मतलब है कि जब धौलपुर में लोग सुबह की पहली चाय पी रहे होते हैं, तब जैसलमेर में सूरज उगने की तैयारी ही कर रहा होता है। 35 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता होगा। क्या दफ्तरों का समय या बाजारों के खुलने का समय थोड़ा अलग होता है? सीधे तौर पर सरकारी समय तो एक ही रहता है, लेकिन स्थानीय जीवन शैली पर इसका बहुत गहरा असर है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे पश्चिमी इलाकों में लोग स्वाभाविक रूप से दिन की शुरुआत थोड़ी देर से करते हैं। ये उस मरुस्थलीय धीमी गति वाली संस्कृति का भी एक हिस्सा है जो सीधे सीधे भूगोल से ही निकली है। प्रकृति आपको ज्यादा जल्दी करने की इजाजत ही नहीं देती। बिल्कुल। और आपने जो समय के अंतर की बात की वो तो सीधे सीधे सूरज की स्थिति से जुड़ा है। नोट्स में इस पर एक पूरा सेक्शन है कि कैसे सूरज राजस्थान के भूगोल के साथ एक अनोखा रिश्ता रखता है। जी। शुरुआत होती है कर्क रेखा से। जी, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन इसका असर बिल्कुल असली है। ये रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी सिरे को छूकर निकलती है। कहाँ से? डूंगरपुर से बस 1 किलोमीटर और बांसवाड़ा से करीब 25 किलोमीटर। इसका मतलब है कि बांसवाड़ा राजस्थान की वो जगह है जहां साल में एक दिन सूरज ठीक सिर के ऊपर आता है। एकदम सही। 21 जून को, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, सूरज ठीक कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो उस दिन बांसवाड़ा में दोपहर के वक्त परछाई लगभग गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी। हाँ, और यही वो दिन है जब पूरे राजस्थान में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है।
और इसका ठीक उल्टा होता होगा 22 दिसंबर को, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तब तो राजस्थान में सूरज की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती होंगी। बिल्कुल, 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है और परछाई सबसे लंबी बनती है। तो अगर किसी को अपनी सबसे लंबी परछाई देखनी है तो 22 दिसंबर की दोपहर को बाहर निकलना चाहिए। ये सूरज की किरणों का कोण ही है जो पूरे राज्य के चरित्र को तय करता है। नोट्स में भी यही लिखा है, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में और सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। मतलब जैसे जैसे आप राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, सूरज का तिरछापन बढ़ता जाता है। और इसी तिरछेपन का सीधा संबंध ऊर्जा से है। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जोधपुर के बारे में। हाँ, कि जोधपुर में दिन में सूर्य सबसे ज्यादा सीधा चमकता है और इसी वजह से वहां सौर ऊर्जा उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना है। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल सीधे सीधे आर्थिक अवसरों को जन्म देता है। बिल्कुल। जोधपुर को भारत की सूर्य नगरी या सन सिटी यूं ही नहीं कहते। सही कहा, यह भूगोल का आधुनिक तकनीक से सीधा कनेक्शन है। आज भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क, वो जोधपुर के पास ही है और उसकी वजह यही भौगोलिक स्थिति है। चलिए, अब बात करते हैं राजस्थान के आकार की। नोट्स कहते हैं इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर अपने आप में शायद उतना प्रभावशाली न लगे, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा है। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जर्मनी या जापान के बराबर है। क्या बात कर रहे हैं? जी, यानी भारत का एक अकेला राज्य दुनिया के एक बड़े और विकसित देश जितना बड़ा है। ये भारत की कुल जमीन का 10.41% है, यानी 10वें हिस्से से भी ज्यादा। और इस विशाल आकार के भीतर भी कितनी विविधता है। एक तरफ जैसलमेर जैसा जिला जो खुद कई छोटे छोटे देशों से बड़ा है, और दूसरी तरफ धौलपुर है जो जैसलमेर के क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है। बस 10%? और यही विविधता प्रशासनिक ढांचे में भी दिखती है। आजादी के समय यहाँ 25 जिले थे और आज 41 हैं। हाँ, नोट्स में रामलुभाया कमेटी का भी जिक्र है, जिसकी सिफारिशों पर हाल ही में कई नए जिले बनाए गए। जी, ये जिले बढ़ाए क्यों जाते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक कारणों से? राजनीति एक पहलू होता है, लेकिन मुख्य कारण प्रशासनिक सुविधा होता है। जब एक जिला बहुत बड़ा हो जाता है तो कलेक्टर और सरकारी मशीनरी के लिए दूर दराज के गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। छोटे जिले बनाने से प्रशासन आम लोगों के ज्यादा करीब आता है, विकास योजनाओं को लागू करना भी आसान हो जाता है। और ये संभागों की व्यवस्था भी दिलचस्प है। जयपुर और अजमेर दोनों में 7-7 जिले हैं, लेकिन कोटा संभाग का पुनर्गठन में कोई विभाजन नहीं हुआ। लगता है कोटा अपनी जगह पर काफी संतुष्ट है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कोटा संभाग का जो भौगोलिक और प्रशासनिक ढांचा था वो पहले से ही काफी संतुलित था। उसे छेड़ने की, आप कह सकते हैं, जरूरत महसूस नहीं हुई। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से बात और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। राजस्थान की सीमाएं। इसकी सरहदें सिर्फ राज्यों से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी लगती हैं। जी, राजस्थान की सीमाएं दो तरह की हैं। एक तो 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और दूसरी है 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, जो 5 भारतीय राज्यों से लगती है। और कुछ जिले तो बड़े स्मार्ट हैं, वो दोनों तरह की सीमाएं बनाते हैं, जैसे श्री गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब से भी जुड़ा है। हाँ, और बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों का पड़ोसी है। जबकि बीकानेर और जैसलमेर ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। उनकी सरहद किसी भारतीय राज्य से नहीं लगती, सिर्फ पाकिस्तान से लगती है। अच्छा। और ये बात उन्हें रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और सांस्कृतिक रूप से बहुत अनूठा बनाती है। और राज्यों की बात करें तो सबसे लंबी दोस्ती मध्य प्रदेश के साथ है, 1600 किलोमीटर की सीमा, और सबसे छोटी पंजाब के साथ सिर्फ 89 किलोमीटर। बस। और इन सीमाओं पर भी कुछ मजेदार पहेलियां हैं, जैसे झालावाड़ जिला। इसकी 520 किलोमीटर लंबी सीमा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से लगती है। सिर्फ एक ही राज्य से? जी, ये किसी भी जिले की एक राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है। लेकिन नोट्स में जो सबसे अजीब बात है वो है विखंडित जिलों की। कोटा और चित्तौड़गढ़ लिखा है कि ये मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि इन जिलों का नक्शा एक टुकड़े में नहीं है। चित्तौड़गढ़ का एक मुख्य हिस्सा है और फिर बीच में मध्य प्रदेश का नीमच क्षेत्र आ जाता है और उसके बाद चित्तौड़गढ़ का एक और छोटा हिस्सा भैंसरोड़गढ़ वो शुरू होता है। एक मिनट, मतलब चित्तौड़गढ़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए मुझे दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश से होकर निकलना पड़ेगा। जी हाँ। ये प्रशासनिक रूप से कितना बड़ा सिरदर्द होता होगा। ऐसा हुआ क्यों? हाँ, ये गूगल मैप्स को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। बिल्कुल। सोचिए आप ड्राइव कर रहे हैं और फोन बार बार बोले वेलकम टू मध्य प्रदेश और फिर 5 मिनट बाद वेलकम बैक टू राजस्थान। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो पुरानी रियासतों की सीमाओं को ध्यान में रखा गया। चित्तौड़गढ़ रियासत के ये दोनों हिस्से ऐतिहासिक रूप से एक थे, भले ही भौगोलिक रूप से जुड़े हुए न हों। ये तो सच में बहुत अजीब है। और ऐसी विचित्रताएं उन जिलों में भी हैं जो दो दो राज्यों की सीमा पर बैठे हैं। हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये तो असली चौराहे हैं। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध इलाके होते हैं क्योंकि यहाँ दो राज्यों की भाषा, खान पान और संस्कृति का मेल होता है। जैसे डीग में आपको हरियाणवी और ब्रज दोनों संस्कृतियों का असर दिखेगा। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 13 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं। मतलब उनकी सीमा न किसी देश से लगती है न किसी दूसरे राज्य से। ये चारों तरफ से राजस्थान से ही घिरे हैं। जी, और इन लैंडलॉक जिलों में भी एक सुपर लैंडलॉक जिला है नागौर। ये राजस्थान के बिल्कुल दिल में है और सबसे ज्यादा 7 दूसरे जिलों से घिरा हुआ है। वाह, ये सही मायनों में राजस्थान का केंद्र है। तो इन सभी नोट्स से हमें राजस्थान के भूगोल की एक बहुत ही स्पष्ट और बहुआयामी तस्वीर मिलती है। एक पतंग जैसा आकार जो लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। सूरज के साथ इसका एक अनोखा रिश्ता जो बांसवाड़ा में सबसे सीधी और गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें देता है। साथ ही जर्मनी जितने बड़े आकार का होना जो इसे भारत में एक अलग हैसियत देता है। और अंत में इसकी जटिल और कह सकते हैं विचित्र सीमाएं। हाँ, जहाँ कुछ जिले एक ही राज्य से 2 बार लगते हैं और कई जिले किसी भी बाहरी सीमा को नहीं छूते। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखा भौगोलिक कैनवस बनाते हैं। ये वाकई कमाल है। इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर देखने पर राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक जीती जागती भौगोलिक पहेली लगता है। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद एक विचार मेरे मन में आता है। नोट्स में जिलों की संख्या 25 से बढ़कर 41 होने की प्रक्रिया का जिक्र है। प्रशासनिक सुविधा के लिए पुराने जिलों को तोड़कर नए जिले बनाए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नक्शे पर खींची गई एक नई लाइन उस क्षेत्र की पहचान को कैसे बदल देती है। क्या एक नया जिला बनने से सिर्फ एक नया कलेक्ट्रेट ऑफिस बनता है, या उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके भविष्य को भी एक नई दिशा मिलती है? ये सोचने वाला सवाल है। अगली बार जब कोई सुने कि कोई नया जिला बना है तो ये सोचने लायक सवाल है।